हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 10th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर आपके हैं, ये सारे चैप्टर आप लोगों को हम बहुत ही जल्द पढ़ा देंगे, ठीक है। और सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यदि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक अर्जित करना चाहते हैं तो कोई भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी क्लास में बताया जाएगा वो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप सभी को पता है कि आपका जो साइंस विषय होता है, जिसमें से 30 नंबर आप सभी लोगों को विद्यालय से मिलते हैं और 70 नंबर का पूर्णांक होता है, जिसमें जो फिजिक्स का पोर्शन होता है 25 नंबर का होता है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो फिजिक्स पोर्शन को यहाँ पर हम आप लोगों को तैयार कराएंगे। सारी क्लासों को आप लोगों को अटेंड करना है और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना है, ठीक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जोड़ सकें। चलिए, टाइम को लॉस नहीं करते हैं और अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे चैप्टर 1 का जो नाम है वो है प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं प्रकाश। देखिए, आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर साथ में बैठ जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखने का कार्य करते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। या आप सभी लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बंद अंधेरा कमरा हो, ठीक है। तो बंद अंधेरे कमरे में हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं जब तक कि प्रकाश नहीं होता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, बिजली आ जाती है और बल्ब जलने लगता है, तो बल्ब से क्या होता है, प्रकाश निकलता है और वो प्रकाश जाकर वस्तुओं पर पड़ता है और वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है और हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और वस्तुओं को हम देख पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को प्रकाश क्या है वो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक लाइन में आप ये भी बोल सकते हो कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखने का कार्य करते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, याद रखना भाई, ऑप्शन में कभी कभार आपसे पूछा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात का मतलब नी का मतलब नहीं, वात का मतलब वायु। जिस स्थान पर वायु ना पाई जाए उस स्थान को निर्वात बोलते हैं, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको भी आप कभी भूलिएगा नहीं। तो ये बात हो गई आपके प्रकाश की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रकाश की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो अगली हेडिंग लगा लेंगे प्रकाश का परावर्तन। अगली हेडिंग हमारी रहेगी प्रकाश का परावर्तन। देखिए, आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप नोट भी करते चलिएगा, अदरवाइज फिर आप सुनिए यहाँ पर, अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया है तब। प्रकाश का परावर्तन, इसकी डिफिनेशन इसके नाम में ही छुपी हुई है। ध्यान से देखिए, लिखा है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का, परा का मतलब वापस, वर्तन का मतलब घटना। प्रकाश के वापस होने की जो घटना होती है वही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। लेकिन ये आपकी कोई डिफिनेशन पूर्ण रूप से नहीं है। प्रकाश वापस कहाँ से होता है? प्रकाश किसी पारदर्शी चिकने तल पर जब पड़ता है, या आप कह सकते हो कि एक ऐसा तल, पारदर्शी चिकना तल नहीं बोल सकते, एक ऐसा तल जिसके एक भाग पर पेंट की कलाई हो, ठीक है, और वो चिकना हो, तो जैसे प्रकाश उस पर पड़ेगा तो वो परावर्तित हो जाएगा। जैसे आप देखते हो दर्पण, ठीक है, आप सभी लोगों ने कभी जो है शीशा एक दूसरे के मुंह पर चमकाया होगा। तो प्रकाश क्या होता है? आता है दर्पण पर पड़ता है। दर्पण एक क्या होता है? चिकना तल होता है जिसके एक भाग पर पेंट की कलाई होती है, और वो प्रकाश जैसे दर्पण पर पड़ता है वैसे ही परावर्तित हो जाता है। तो यही जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आप प्रकाश के परावर्तन की घटना को किस प्रकार परिभाषित करोगे कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी चिकने तल पर पड़ता है, ठीक है, तो आप कहोगे जब प्रकाश किसी पारदर्शी चिकने तल पर पड़ता है जिसका एक भाग क्या हो? पेंट की कलाई से युक्त हो, तो उसका अधिकांश भाग जो होता है पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाता है। तो प्रकाश के वापस लौटने की जो घटना होती है इसी को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसको एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए आपका एक तल है जिसको हम बोलेंगे परावर्तक तल। इसके एक भाग पर क्या है भाई? पेंट की कलाई है। क्या है भाई? पेंट की कलाई है। इसको नाम दे देंगे हम क्या भाई? परावर्तक तल। परावर्तक तल कब होता है? देखिए,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक आपका कांच का तल है, इसके एक भाग पर पेंट की कलाई होगी तो ये आपका परावर्तक तल हो गया, तो इसको लिख देंगे भाई परावर्तक तल। ये मैंने आपके सामने एक अभिलंब खींच लिया, ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम अभिलंब। एक एक बात को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, बस आप सुनते रहिएगा। बस ये अभिलंब हो गया। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक प्रकाश किरण को आपतित कर रहे हैं, ये आपकी एक प्रकाश किरण है, ये आपतित हो रही है इस परावर्तक तल पर। इस किरण को हम नाम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे भाई, आपतित किरण कहेंगे, ठीक। तो जैसे ही ये प्रकाश किरण इस परावर्तक तल पर आपतित होती है वैसे ही वह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, ये ऐसे लौट जाती है। इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे भाई, परावर्तित किरण। तो हम कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल पर आपतित होती है या पारदर्शी चिकने तल पर आपतित होती है जिसका एक भाग क्या हो, पेंट की कलाई से युक्त हो, तो उसका अधिकांश भाग जो होता है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर दो बातें आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। यहाँ पर जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एंगल बनता है, इस एंगल को आई से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको आर से लिखा जाता है और इसको बोलते हैं भाई परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो आप कहोगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन की घटना तो आप सभी लोग जान ही गए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी चिकने तल पर पड़ता है, ठीक है, जिसके एक भाग पर पेंट की कलाई हो, तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण है इसको आई से लिखते हैं, इसको आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को आर से लिखा जाता है, जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब बात आती है कि प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन संबंधी जो नियम होते हैं वो आपके दो होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं उनको भी जान लेते हैं। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम ये होता है कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण को अभी मैंने बताया किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। आपतन कोण जो आई होता है ना, आपतन कोण जो आई होता है वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। परावर्तन कोण किसके बराबर होता है भाई, आर के बराबर होता है। पहला नियम ये होता है। प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम है, जिसमें से पहला नियम ये होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं भाई, तीनों एक ही तल में होते हैं। आप कहोगे कि प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम ये होता है कि जो ये आपतन कोण आई होता है यह सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। और दूसरा नियम ये होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन संबंधी दूसरा नियम है। बताइए आप सभी लोगों को प्रकाश के परावर्तन की घटना और प्रकाश के परावर्तन संबंधी दोनों नियम समझ में आए कि नहीं आए। बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए डस्टर देखते हैं हमारा कहाँ भाई। तो इतनी बातें यदि आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं तो अब हम आपको बताएंगे आगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा प्रतिबिंब। अगली हेडिंग लगा लेंगे हम प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। सभी लोग अपना प्रतिबिंब बिना देखे जो है आप स्कूल में नहीं जाते होंगे, ठीक है। आईने में अपना प्रतिबिंब जरूर देखते हो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रतिबिंब की क्या परिभाषा होती है तो आप बताओगे कि दर्पण के सम्मुख जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में क्या होता है कि उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे हम उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ये सबसे इजी परिभाषा है। हालांकि एक दूसरी परिभाषा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये मान लीजिए आपका क्या है, इमेज है, दर्पण है और इस दर्पण के सामने हमने एक वस्तु को रख दिया है, ठीक है। तो किस प्रकार
इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है इस दर्पण में बनता है, उस बात को आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक प्रकाश का स्रोत है। ये प्रकाश जब इस वस्तु पर पड़ता है, क्या पड़ता है भाई, इस वस्तु पर पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया कि बंद अंधेरे कमरे में मान लीजिए कि ये बल्ब लगा हुआ है, अभी वस्तु आपको ये दर्पण में नहीं दिखाई देगी, ठीक है, नहीं दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही ये बल्ब जलेगा तो इस बल्ब से क्या प्रकाश किरण निकलेगी और ये इस पर पड़ेगी, किस पर, वस्तु पर, और वस्तु पर पड़ने के पश्चात ये परावर्तित होगी और जाके दर्पण पर पड़ेगी। अब दर्पण चूंकि परावर्तक तल होता है तो वो क्या करेगा, प्रकाश किरण को परावर्तित कर देगा। तो परावर्तित होने के पश्चात जो ये किरणें होंगी वो जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, वहीं पर क्या होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये आपकी सारी क्रिया होती है। तो आप बताओगे कि जब हम दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को रख देते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की क्या बन जाती है, आकृति बन जाती है, जिसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। या आप दूसरी परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण पर आपतित होती हैं तो दर्पण पर आपतित होने के पश्चात परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। एक बार और सुनिएगा कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि इस वस्तु से चलती हैं प्रकाश किरणें और दर्पण पर आपतित होती हैं, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब आपका कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब भैया आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको आप बोलते हो रियल इमेज, तो आप हेडिंग लगा लोगे वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरी बात आपकी होती है क्या भाई, आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पर अगली हेडिंग लगा लेंगे हम आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब यहाँ पर जान लेते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है। अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसी में मैंने दोनों की परिभाषा बता दी। आपको जब बोलना होगा आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा तो आप कहोगे कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, बिल्कुल वही परिभाषा कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का, किस बिंदु वस्तु का, इस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। बताइए समझ में आई बात की नहीं आई, एक बार और सुन लेते हैं। ठीक है, आप क्या कहोगे, प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब की पहली परिभाषा ऐसे दे सकते हो कि जब हम दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे उस वस्तु का हम क्या बोलते हैं भाई, प्रतिबिंब बोलते हैं। एक तो परिभाषा आप ये बोल सकते हो। दूसरी परिभाषा ये बोल सकते हो कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का क्या बोलते हैं भाई, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में आपको बोलना है उसी प्रतिबिंब की परिभाषा में, जैसे मैंने अभी बोला है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब आपको परिभाषा देनी होगी आभासी प्रतिबिंब की, तो आप कहोगे कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मतलब वास्तव में मिलती हुई नहीं है, मतलब वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आपको बोलना है। सॉरी, ठीक है, आपको बोलना है किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
अब बताइए बात समझ में है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये बात हो गई प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार की। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को हम ये बताते हैं कि जो दर्पण होता है वो क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार का होता है, फिर गोली दर्पण और गोली दर्पण के प्रकार, और उसके बाद गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब जाके क्लास आपकी एंड करेंगे हम। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगली हेडिंग हमारी होगी क्या भाई? दर्पण। दर्पण जिसको आप बोलते हैं मिरर। दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या होता है? एक कांच का टुकड़ा होता है, आप कह सकते हो, जिसके एक भाग पर पेंट की कलाई होती है और एक भाग जो होता है वो परावर्तक तल होता है। सीधी बात। दर्पण क्या होता है? दर्पण जो होता है वो कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक भाग पर पेंट की कलाई होती है और एक तल जो होता है वो आपका परावर्तक तल होता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण के अगर हम प्रकार की बात करें तो दर्पण होता है भैया आपका दो प्रकार का। पहला आपका होता है गोली दर्पण। क्या होता है आपका? गोली दर्पण। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा गोली दर्पण। और दूसरा आपका होता है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। तो यहाँ पर लिख देंगे समतल दर्पण, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद अब बात आती है कि गोली दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण क्या होता है। देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या होता है? कांच की एक समतल प्लेट होती है जिसके एक भाग पर पेंट की कलाई होती है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। बात करें यहाँ पर अगर गोली दर्पण की, सबसे मेन तो ये है आपका गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण जो होते हैं वो कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होते हैं। गोली दर्पण क्या होते हैं? किसी कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं। जैसे ये मान लीजिए कांच का खोखला गोला है, इसको मैंने बीच से काट दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक भाग ये मिला और एक भाग आपको ये मिला। मिला कि नहीं मिला? तो इन्होंने गोली दर्पण की परिभाषा में ये बताया गया कि गोली दर्पण जो होते हैं वो कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होते हैं जिसके एक भाग पर पेंट की कलाई होती है और दूसरे भाग पर क्या होता है? परावर्तक तल होता है, यानी दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक तल होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं। तो ये दो भाग हैं, ठीक है। तो गोली दर्पण इस प्रकार हो गया दो प्रकार का। और इसमें ये भी बताया गया कि जो आपके काटे गए भाग होते हैं उनके एक भाग पर पेंट की कलाई होती है और दूसरा तल आपका परावर्तक तल होता है। तो एक बार हम उभरे हुए तल पर पेंट की कलाई कर देते हैं तो ये जो आपका दर्पण बन जाएगा, इसमें जो परावर्तन होगा वो सदैव धसे हुए तल से होगा। और इस वाले भाग में हम क्या करते हैं? अंदर की ओर पेंट की कलाई कर देते हैं। तो जब अंदर की ओर पेंट की कलाई कर देंगे तो परावर्तन उभरे हुए तल से होगा। तो जब परावर्तन उभरे हुए तल से होगा तो वह गोली दर्पण आपका कहलाएगा उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा भाई? उत्तल दर्पण। जब परावर्तन आपका उभरे हुए तल से होगा जिस गोली दर्पण में, वह दर्पण आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। और जिसमें परावर्तन धसे हुए तल से होगा वह गोली दर्पण आपका कहलाएगा अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा भाई? अवतल दर्पण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण, ठीक है। तो आपको याद रखना गोली दर्पण क्या होते हैं। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसके एक भाग पर पेंट की कलाई होती है और दूसरा तल आपका परावर्तक तल होता है। तो गोली दर्पण इस प्रकार हुए दो प्रकार के, पहला हुआ उत्तल दर्पण, दूसरा हुआ अवतल दर्पण। जब किसी गोली दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है और धसे हुए भाग पर पेंट की कलाई होती है, तथा जिस गोली दर्पण के उभरे हुए भाग पर पेंट की कलाई होती है और धसा हुआ भाग जो होता है वो परावर्तक तल होता है, वह दर्पण आपका अवतल दर्पण कहलाता है। बताइए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बात समझ में आई कि नहीं? ये समझ में। मैंने आप लोगों को दर्पण बताया, दर्पण के दो प्रकार बताया। दर्पण में बताया कि दर्पण जो होता है वो कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक भाग पर पेंट की कलाई होती है तथा दूसरा तल क्या होता है भाई? परावर्तक तल होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, गोली दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण एक कांच की समतल प्लेट होती है जिसके एक भाग पर पेंट की कलाई होती है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। उसके बाद बात करें हम गोली दर्पण की, तो गोली दर्पण जो होता है वो कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं, ठीक है, जिसके एक भाग पर पेंट की कलाई होती है और दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक तल होता है। इस प्रकार मैंने दो भाग काट लिए, तो जब धसे हुए भाग पर पेंट की कलाई कर दी तो उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो गया, तो ये आपका गोली दर्पण उत्तल दर्पण हो गया। और जब मैंने दूसरे वाले भाग के उभरे हुए तल पर पेंट की कलाई कर दी तो प्रकाश का परावर्तन धसे हुए तल से हुआ, तो इस प्रकार ये गोली दर्पण आपका अवतल दर्पण हो गया। तो बताइए भाई ये सब आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया है ना? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जानेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखिए 8 परिभाषाएं होती हैं, एक भी परिभाषा अगर आपको रटनी पड़ जाएगी तब कहना हमसे, ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाएंगे कि एक भी परिभाषा आपको रटनी नहीं पड़ेगी और एक परिभाषा आपके एग्जाम में आती जरूर है। पूछ लिया जाता है कि बताइए
वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या की परिभाषा क्या होती है, फोकस दूरी की परिभाषा क्या होती है, कुछ भी रटना नहीं है, बस ध्यान दीजिए। आप हेडिंग लगा लीजिए गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। क्या हेडिंग लगाओगे, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं वो आपकी होती हैं भाई, कितनी होती हैं देखिएगा। पहली हेडिंग आप लगाओगे वक्रता केंद्र। कौन सी हेडिंग लगाओगे भाई, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वो कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। तो ये जैसे कोई कांच का खोखला गोला है, इसको हमने काट दिया, तो इसका जो केंद्र होता है वही, जैसे मान लीजिए ये आपका गोलीय दर्पण काटा गया, तो जो जिस भी खोखले गोले के काटे गए भाग हैं गोलीय दर्पण, ठीक है, उसके केंद्र को, उस गोले के केंद्र को इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं भाई अवतल दर्पण, इसके उभरे हुए भाग पर हम कर देते हैं पेंट की कलाई। इसके परावर्तक तल को, अब देखिए वक्रता केंद्र क्या हुआ, मैंने बताया कि गोलीय दर्पण आपको पता है कि किसी कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं, ठीक है। तो उस गोले के केंद्र को, जिसका कि दर्पण एक गोलीय दर्पण एक भाग है, उस केंद्र को हम क्या बोलते हैं, इसका वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको सी से लिखते हैं, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं ना, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, लेकिन वक्रता त्रिज्या से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ध्रुव की परिभाषा। किसकी, दर्पण के ध्रुव की परिभाषा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल, इसको पी से लिखा जाता है और वक्रता केंद्र को सी से लिखा जाता है। पोल क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये गोलीय दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल है, ये इसका परावर्तक तल है, तो इसके परावर्तक तल का जो ये मध्य बिंदु है इसी को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। उसके बाद आती है तीसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या की। किसकी परिभाषा आती है भाई, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखा जाता है। जो ये आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र की परिभाषा मैंने बताई कि उस गोले के केंद्र को, जिसका कि दर्पण एक भाग है, ठीक है, क्या कहते हैं, उसका वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि जिस खोखले गोले के काटे गए भाग, गोलीय दर्पण जो है आपका, यहाँ पर जो ये आपका अवतल दर्पण है, तो ये जिस खोखले गोले के काटे गए भाग हैं उसके केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे भाई। तो ये वक्रता केंद्र हो गया, इसको सी से लिखेंगे। अब बात आती है ध्रुव की। तो जो आपका गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल है, भाई उत्तल होगा तो परावर्तक तल उधर होगा, और जब अवतल है तो परावर्तक तल धंसा हुआ होता है। तो इसके परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वो आपका क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। बात करें वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी होती है, ठीक है। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। क्या रटने की जरूरत है, 1% रटने की जरूरत नहीं है। फिर बात करेंगे चौथी परिभाषा की। तो हमारी चौथी परिभाषा क्या हो जाएगी भाई, चौथी परिभाषा आपकी हो जाएगी मुख्य फोकस। क्या हो जाएगी भाई, मुख्य फोकस। चलिए जान लेते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस जो होता है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें इस दर्पण पर आपतन के पश्चात आपतित होती हैं, और आपतित होने के पश्चात ये परावर्तित होती हैं। तो परावर्तन के पश्चात आपतित हुई, परावर्तित हुई ना, रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि ये आपका परावर्तक तल है। तो रिफ्लेक्ट होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम, मुख्य फोकस बोलते हैं। आप बताओगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये हो गए भाई मुख्य फोकस की परिभाषा। और पांचवी परिभाषा आपकी होती है भाई फोकस दूरी। किसकी परिभाषा भाई, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है भाई, अभी मैंने जैसे बताया आपको वक्रता केंद्र की परिभाषा कि वक्रता त्रिज्या की परिभाषा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसी प्रकार आप बताओगे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी मुख्य फोकस कहलाती है। फिर हम बात करें छठवें क्वेश्चन की, छठवीं हेडिंग की। तो छठवीं हेडिंग जो आपकी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी फोकस तल। या आप यहाँ पर फोकस तल से पहले आप डाल लीजिए भाई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा मैंने अभी अब तक आपको नहीं बताई है। तो मुख्य अक्ष क्या होती है,
दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष को लिखते हैं हम CP से, है ना, और इसको F से लिखते हैं, मुख्य फोकस को कैपिटल F से लिखते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है यानी जो CP होती है, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी 7वीं, फोकस तल। अभी मैंने आपको बताया मुख्य फोकस। मुख्य फोकस में क्या बताया मैंने आपको? बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। तो जो ये बिंदु है मुख्य फोकस, तो इस मुख्य फोकस के अभिलंबवत तल को ही हम क्या बोलते हैं भाई? फोकस तल बोलते हैं। एक लाइन याद रखना कि मुख्य फोकस के अभिलंबवत तल को हम क्या बोलते हैं भाई? फोकस तल बोलते हैं। फिर अगली हमारी हेडिंग हो जाएगी, जो कि हमारी 8वीं हेडिंग होगी, वो आपकी हो जाएगी दर्पण का द्वारक। क्या हो जाएगी भाई? दर्पण का द्वारक। ये लास्ट हेडिंग है। अब इसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में कोई भी परिभाषा नहीं बची। दर्पण का द्वारक क्या होता है? आपने बताया अभी कि जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं, तो उसका जो व्यास होता है, या आप कह सकते हो कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ये परावर्तक तल इसका जो व्यास है, इसी व्यास को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। बात समझ में आई? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। तो ये बात हो गई गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को इतनी सारी बातें बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। एक बात अभी और रह गई बतानी, क्या भाई? मुख्य फोकस यानी मुख्य फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। किसमें भाई? वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या? मुख्य फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। यदि किसी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, या हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण के ही प्रकार उत्तल और अवतल हैं, तो अगर किसी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की का मुख्य फोकस F हो और या फोकस दूरी F हो और वक्रता त्रिज्या कितनी हो? स्मॉल r हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, यदि उत्तल या अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या भाई? फोकस दूरी कितनी हो भाई? स्मॉल f, तथा वक्रता त्रिज्या क्या हो भाई? वक्रता त्रिज्या कैपिटल R हो। तो जो कैपिटल R होता है, ठीक है, जो कैपिटल R होता है वो आप कह सकते हो 2 गुणे फोकस दूरी के बराबर होता है, या इसी को आप लिख सकते हो F बराबर कैपिटल R/2। यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आप कह सकते हो कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही रिलेशन होता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। हमने यहाँ पर मुख्य फोकस लिख दिया है, इसको आप सही कर लीजिएगा, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? F बराबर R/2। इस चीज़ को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली क्लास में आप लोगों को मिलेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं हो गई। आप लोगों को हम आगे बताएंगे किरण आरेख बनाना अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा। उसके पहले मैं आप लोगों को गोलीय दर्पण के किरण आरेख के बनने के नियम भी बताऊंगा, ठीक है, तब मैं आप लोगों को किरण आरेख बनाना बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।